अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। केमिस्ट्री साइंस में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर बात करेंगे। ये एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है और इसको समझने के लिए हमें बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन से शुरू करना चाहिए। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर को कहते हैं। बहुत सारे बच्चे इसी पॉइंट को मिस कर देते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है। उनसे जब पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट को टेम्परेचर इफेक्ट करता है, कहते हैं जी करता है। टेम्परेचर को टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करेगा। बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है, लिहाजा बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये एक टेम्परेचर है जो कि हमें बताता है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड हैज बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर यानी उस लिक्विड पर सराउंडिंग से जो प्रेशर लग रहा है वो एक्सटर्नल प्रेशर है। यहां मैंने वेपर प्रेशर को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, जिस टेम्परेचर पे यह फिनोमिना होगा वही टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा और इसी फिनोमिना को हम बॉइलिंग कहते हैं। एलिवेशन क्या है? एलिवेशन का मतलब होता है ज्यादा होना, बढ़ना। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इस तरह से बनती है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, ज्यादा हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। जब हम उसका सोल्यूशन बनाएंगे, उसमें लाइक सोडियम क्लोराइड या आप ग्लूकोज, सुक्रोज कुछ भी ऐड करेंगे, तो सोल्यूशन बनने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इस चीज को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों होता है। तो ध्यान करें, बॉइलिंग की डेफिनेशन के अंदर ये सारा कॉन्सेप्ट मौजूद है कि बॉइलिंग वो फिनोमिना है जिसमें वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ चुके हैं वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वेपर प्रेशर का कम होना। अब नॉर्मली क्या है कि जब हमारे पास कोई सॉल्वेंट मौजूद है तो उस सॉल्वेंट का एक वेपर प्रेशर है। आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा और वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते बिलाखिर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। लेकिन जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें, जैसे कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, कि वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है, कम हो जाता है और इसको हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यानी आपने एक चीज को यहां से यहां पहुंचाना है, आप अगर उसको यहां से मजीद नीचे कर देंगे तो अब आपको एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी। तो वेपर प्रेशर के कम होने की वजह से ये एक बुनियादी वजह है। जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो अब उसको एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वलाइज करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। दैट इज व्हाट कि उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले की निस्बत अब ज्यादा हो जाएगा। इसी को हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो इसकी बुनियादी वजह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। इस सिंपल कॉन्सेप्ट को हम मजीद सिंपलीफाई करते हैं एक ग्राफ की मदद से और इसको समझते हैं कि ये ग्राफ जो मैं बात कर रहा हूं उसको कैसे डिस्क्राइब करता है। इसमें एक्स एक्सिस पर हम टेम्परेचर को ले रहे हैं, वाई एक्सिस पर हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे। और क्योंकि वेपर प्रेशर भी एक प्रेशर है तो यहां हम मार्क कर लेते हैं, लेट्स से कि ये प्रेशर है जो कि एक्सटर्नल प्रेशर को बता रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर। और इसको हम सिग्निफाई कर लेते हैं बाय पी नॉट। इसका सिंबल हम रख लेते हैं पी नॉट। ये लाइन ड्रॉ कर ले ताकि जब भी कोई इस लाइन से इसके बराबर आएगा तो हमें पता लग जाए कि वो इसके बराबर आ चुका है ना। किसी भी एक टेम्परेचर से हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि हम इस एक टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं और यहां पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं। तो ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है? ये पॉइंट हमें बता रहा है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना है। तो सॉल्वेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पॉइंट ए से रिप्रेजेंट कर लें। लेट्स से ये पॉइंट ए है
और ये सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को बता रहा है एट द गिवन टेम्परेचर। नाउ आप टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करें, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब आप टेम्परेचर स्टार्ट करते हैं इंक्रीज करना तो पहले वेपर प्रेशर इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं करता, बिकॉज लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब टेम्परेचर एक खास हद तक बढ़ चुका होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो चुकी होती है, तो थोड़ी सी चेंज जो है वो बहुत ज्यादा चेंज लेके आती है। मेरा मतलब टेम्परेचर में थोड़ी सी चेंज वेपर प्रेशर में बहुत ज्यादा चेंज लेके आती है। दैट इज वाई कि जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, बल्कि वो एक कर्व बनेगा जो पहले कम स्लोप के साथ चलेगी और फिर उसकी स्लोप जो है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी कुछ इस तरह से। एट द स्टार्ट उसकी स्लोप कम होगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी स्लोप ज्यादा हो जाएगी। दैट मीन कि एट हाई टेम्परेचर थोड़ी सी चेंज इन टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज इन वेपर प्रेशर लेके आती है, जो कि इस बात को सिग्निफाई कर रही है कि हाई टेम्परेचर होने की वजह से ऑलरेडी उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी कमजोर हो चुकी है। ये जाके पॉइंट बी पर लेट्स से कि ये मीट करता है, और पॉइंट बी के रेफरेंस से अगर आप बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट बी के ऊपर, ये पॉइंट बी हमें बता रहा है कि वो बॉयल कर चुका है, कौन, यानी सॉल्वेंट बॉयल कर चुका है, और इस टेम्परेचर को हम T1 कह सकते हैं और इस टेम्परेचर को हम T0 भी कह सकते हैं, बिकॉज ये प्योर सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट है। नो हम सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करेंगे और उसके अंदर एक फिनोमिना होगा जिसे हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सोल्यूट बनने पर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो सॉल्यूशन बनने पर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसी टेम्परेचर पर जहां पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पॉइंट ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसी टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ए से कम होकर लेट्स से कि हम कहते हैं कि सी हो जाता है। यह सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो चुका है। बहुत क्लियरली हम यहां पे इस चीज को देख सकते हैं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन इफेक्ट तो उसी तरह से होना है कि एट द स्टार्ट जो टेम्परेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर भी वही चीज हमें नजर आएगी कि फोर्सेस कमजोर हो जाएंगी और वेपर प्रेशर में रैपिडली इंक्रीज आना शुरू हो जाएगा। व्हाटसोएवर ये ग्राफ आपको बता रहा है कि अब वो अपने टारगेट को अचीव करेगा, लेकिन स्लाइटली हायर टेम्परेचर पे, पहले की निस्बत ज्यादा टेम्परेचर पे वो उसको अचीव करेगा। लेट्स से कि ये पॉइंट डी पे जाके इसको मीट करता है। सो आप इस पॉइंट डी से अगर आप नोट करेंगे तो आप बताएंगे कि इसका टेम्परेचर बढ़ चुका है। दैट इज द टेम्परेचर T2, या सिंपली आप इसको टेम्परेचर T कह लें। ये जो दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस आया है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डेल्टा TB। डेल्टा TB जो कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव है। ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा TB। द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, एंड डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। दिस इज व्हाट वी कॉल द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है जो कि बहुत अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हमें समझने में हेल्प करती है। नाउ ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेगी और इस चीज को हम प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन इसकी हमें डेरिवेशन निकाल के देगी और उस डेरिवेशन के एंड में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा कि डेल्टा TB is proportional to M, where M is known as molality। और by definition आप जानते हैं कि molality
प्योरली मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, ये किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करती। शुरू करते हैं। क्लासियस क्लैपेरॉन हमें याद है, लॉग नेचुरल P2 ओवर P1 इज इक्वल टू डेल्टा H ओवर R इंटू T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T1 T2। नाउ इस इक्वेशन को हमने इस सिचुएशन के ऊपर इंप्लीमेंट करना है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। नोट करें, अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन टेम्परेचर T1 के ऊपर एक वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है और इसी तरह टेम्परेचर 2 पर भी वो एक वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है। टेम्परेचर T1 पर यू कैन सी कि उसका वेपर प्रेशर कम है और टेम्परेचर T2 पर उसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो चुका है। सो एक्चुअली दिस इज P1 एंड दिस इज P2। और P2 को तो चले हमने P0 पहले से कहा हुआ है, P1 को हम P कह लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये दो प्रेशर आ गए, एक P0 और P, और हमारे पास दो टेम्परेचर हैं, एक T0 और T। और 1 2 हम ग्राफ से देख के बता सकते हैं, जो पहले है वो 1 है, जो बाद में आएगा वो 2 है, और यहां पे हम उनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो इस तरह ये बन जाएगा लॉग नेचुरल P0 ओवर P इज इक्वल टू, अच्छा यहां पे जो फिनोमेना हम पढ़ रहे हैं वो बॉइलिंग का पढ़ रहे हैं। बॉइलिंग इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। लिक्विड इनटू वेपर जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो इंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व है, दिस इज नोन टू बी मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा HV ओवर R। और यहां पे भी बाय ग्राफ हम देख सकते हैं कि T2 जो है वो सिंपली T है, T1 T0 है, और T1 T0 और T2 T। तो ये हमारे पास क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की वो फॉर्म आ गई है जो इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली हमें डिस्क्राइब कर रही है। इसमें जो चीजें हमने रिप्लेस की हैं उनको हम यहां मेंशन करते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे। P1 को हमने P कहा है, P2 को P0 कहा है, सिमिलरली डेल्टा H को हमने डेल्टा HV कहा, और T1 को T0 कहा और T2 को T कहा। तो ये सारी चीजें हमने क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है उसमें पुट करके मालूम कर ली है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और इस रीअरेंजमेंट का फायदा हमें आगे देखने को मिलेगा। अगर हम P0 और P को आपस में चेंज कर दें, इसको P ओवर P0 कर देंगे, तो नोट करें कि ये बन जाएगा माइनस लॉग नेचुरल P ओवर P0 इज इक्वल टू डेल्टा HV ओवर R। और एक और चेंज ये करें कि जैसे कि हमें यहां नजर आ रहा है कि T माइनस T0 इज इक्वल टू डेल्टा TB। तो यहां हम ये भी पुट कर देते हैं डेल्टा TB ओवर T0 T। नाउ इसमें जो जैसे कि हमने शुरू पे कंडीशंस पे बात की हुई है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में कुछ कंडीशंस इंप्लीमेंट होती हैं, और उनमें से एक कंडीशन ये है कि सॉल्यूशन शुड बी अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एज सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, तो सॉल्यूशन जब डाइल्यूट होगा तो उसमें ये जो चेंजेस आ रही हैं ऑब्वियसली दे आर वेरी माइन्यूट, दे आर वेरी स्मॉल चेंजेस। So one can say कि T0 is approximately equal to T, or T is approximately equal to T0। ये दोनों एक दूसरे के करीब है। So that means कि T0 T को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं as T0 स्क्वायर।
ये अप्रोक्सीमेशन है और इस अप्रोक्सीमेशन का हमें फायदा ये होता है कि हम इनको आसानी से हल कर लेते हैं और जवाब में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता, बिकॉज इनमें फर्क तो होगा लेकिन वो फर्क बहुत कम है, इसलिए वो फर्क जो है वो अल्टीमेटली यहाँ पे इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा और जो फर्क है वो ना होने के बराबर है और उससे हम जान छुड़ा सकते हैं। ये इक्वेशन बड़ी सिंपलीफाई हो जाती है। अगर दो टेम्परेचर होंगे तो उनको हल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा बनिस्बत एक टेम्परेचर के। तो ये इक्वेशन इस तरह सिंपलीफाई होते होते इस फॉर्म में आ जाती है कि माइनस लॉग नेचुरल पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच वी ओवर आर इंटू डेल्टा टी बी ओवर टी नॉट स्क्वायर। फर्दर बाय रोड्स लॉ, हमने रोड्स लॉ को डिटेल में स्टडी कर लिया हुआ है और रोड्स लॉ की तीन डेफिनेशन में से हम पहली डेफिनेशन यहां पे पुट कर रहे हैं विच इज P इज इक्वल टू P नॉट x1। सो P ओवर P नॉट विल बी x1 और हम ये भी जानते हैं कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 विच मीन कि x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। अब इसको आप यहां पुट करेंगे और ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी P ओवर P नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस x2। लेट्स से कि आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 है और P ओवर P नॉट यहां भी मौजूद है। आप इस वैल्यू को ऊपर पुट करें, पुट इन इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास माइनस लॉग नेचुरल 1 माइनस x2 इज इक्वल टू डेल्टा एच वी ओवर आर डेल्टा टी बी ओवर टी नॉट स्क्वायर। Now by expansion formula we know के log natural 1 minus x2 is equal to minus x2 plus x2 square over 2 factorial minus x2 square x2 cube over 3 factorial and so on। ये एक्सपेंशन सीरीज है, अगर आपको ये नहीं आती तो आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। नोट करने की बात है कि x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है और सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट है। मोल फ्रैक्शन विल बी वेरी स्मॉल, मोल फ्रैक्शन स्मॉल है तो उसका स्क्वायर और स्मॉल हो जाएगा, स्क्वायर स्मॉल हो जाएगा तो उसको फर्दर आप डिवाइड करेंगे तो वो और स्मॉल हो जाएगा। सो ये जो टर्म्स हैं दे विल बिकम वेरी स्मॉल और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं लॉग नेचुरल 1 माइनस x2 को और ये बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस x2। ये सारी टर्म्स जो हैं दे विल गो टू जीरो, मतलब ये बहुत छोटी रह जाएंगी और जैसे जैसे आप देखें पावर बढ़ती जाएगी तो ये टर्म्स बड़ी छोटी होती जाएंगी और इनको हम यहां से जीरो कर देंगे, नलिफाई कर देंगे और सिर्फ ये एक टर्म बच जाएगी। अब सिंपली यहां से इसका ये याद कर लें कि इसका जवाब ये आता है और उसको अगर आप पुट करेंगे तो आप देखें ये इक्वेशन हमारे पास हलशुदा फॉर्म में आ गई है। माइनस x2 इज इक्वल टू डेल्टा एच वी ओवर आर डेल्टा टी बी ओवर टी नॉट स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस है और x2 हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एच वी डेल्टा टी बी ओवर आर टी नॉट स्क्वायर। अब क्योंकि ये सारी डेरिवेशन हम कर रहे हैं फॉर द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को यहां से हम सेपरेट कर लेंगे और देखेंगे कि हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या निकलता है। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वायर ओवर डेल्टा एच वी इंटू x2। तो ये एक जनरल रिलेशनशिप हमारे पास आ जाता है जो कि हमें बता रहा है
कि डेल्टा टी भी डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। अगेन मोल फ्रैक्शन हम जानते हैं कि वो सिंपलीफाइड रेशियो है और वो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, मैथ पे डिपेंड करती है, वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि वो कौन है और मतलब उसकी नेचर पर या स्ट्रक्चर पर वो डिपेंड नहीं करती। लेकिन खैर हम इसमें से ये रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए जरा हमें मोल फ्रैक्शन को लेकर चलना पड़ेगा। इस इक्वेशन में इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बना लें और इसमें मोल फ्रैक्शन को लेके आगे चलते हैं। मोल फ्रैक्शन का हमारे पास फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की बात हो रही है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। पहली वही बात, चूंकि सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं N2 ओवर N1। यहां हमने क्या चीज इस्तेमाल की है कि N1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन N2, तो चूंकि N1 बहुत ग्रेटर है सो हम यहां से इसको इग्नोर कर सकते हैं और सिर्फ N1 बटे में रह जाएगा N2 ओवर N1। अब आपको डेफिनेशन आनी चाहिए मोलालिटी की। अगर आपको डेफिनेशन में कोई इशू है तो मैं लिख देता हूं यहां पे, आप इस डेफिनेशन को अच्छी तरह पढ़ें, याद करें और फिर आप ये देखें कि ये आपको इक्वेशन क्या बता रही है। अब बाय डेफिनेशन मोलालिटी की डेफिनेशन क्या है? मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स of solute dissolved per 100 gram of solvent। सॉल्वेंट के 1000 ग्राम, 1000 ग्राम है, सॉल्वेंट के 1000 ग्राम है और नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हम ये कह लें कि ये जो अमाउंट है यहां पे जो N1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो अमाउंट है जो कि सॉल्वेंट के 1000 ग्राम के नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर ये जो नंबर ऑफ मोल हैं जो कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल हैं, ये मोलालिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि यहां पे हमने N1 को कांस्टेंट कर दिए, N1 कांस्टेंट हो गया है। N1 क्या है? दीज आर द नंबर ऑफ मोल which representing the number of mole present in 1000 gram of the solvent। ये कांस्टेंट हो गया और ऊपर वाली की टर्म उस सूरत में मोलालिटी में लिखी जाएगी और ये हमारे पास रिलेशनशिप बन जाएगा X2 इज इक्वल टू मोलालिटी डिवाइड बाय N1। इस फॉर्मूले को आपने बड़े ध्यान से समझना है, अंडरस्टैंड करना है। N1 ये कांस्टेंट है, N1 is the number of mole which are present in 1000 gram of the solvent। और जब सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल 1000 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, यानी 1000 ग्राम के आप नंबर ऑफ मोल यहां यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट का मैस 1000 ग्राम है और यहां पे जो मोल हैं ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो सॉल्यूट के मोल होंगे वो फिर मोलालिटी बन जाएगा। मोलालिटी इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, वो फिर मोलालिटी बन जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आपने बड़ी अच्छी तरह समझना है और याद रखना है। अमूमन इस डेरिवेशन में बच्चे यहां पे आके अटक जाते हैं, उन्हें यहां से आगे समझ नहीं आती, क्योंकि ये बात याद रखने वाली है। इसमें समझना तो दूसरे लेवल पे है, पहले याद रखेगा तो समझेगा। इसको अब उठा के आप यहां पुट करें और आप देख सकेंगे कि ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है। पुट इन इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वायर ओवर डेल्टा एच वी N1। ये मोलालिटी आ जाएगी। अब सब कांस्टेंट है, आर जनरल गैस कांस्टेंट है, टी नॉट इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड अंडर द गिवन कंडीशन, ये कांस्टेंट होता है। डेल्टा एच वी मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कांस्टेंट है। N1 बाय डेफिनेशन हमने इसको कांस्टेंट बना लिया है, तो ये सारा कांस्टेंट है। तो आप देखें कि दिस कैन बी रिटन एज M।
ये वो चीज है जिसको हम ड्राइव करना चाह रहे थे, लेकिन अभी हम इसको यहां पे खत्म नहीं करेंगे। हम यहां ये जो कांस्टेंट है इसको एक नाम दे रहे हैं, दैट इज नोन एज इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट आर के बी, मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। और के बी इज गिवन बाय, जो कि यहां आपको नजर आ रहा है, आर टी नॉट स्क्वेयर ओवर डेल्टा एच वी एन वन। के भी हमारे पास ये आ जाएगा। सो आप यहां पे इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाय एम। इसको मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट क्यों कहते हैं वो आपको इस डेफिनेशन से समझ आएगा। अगर मोलैलिटी 1 हो जाए, अगर मोलैलिटी 1 हो जाए यानी 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो, तो ऐसी सूरत में डेल्टा टी बी विल बी बिकम इक्वल टू के बी। दिस इज व्हाट, जिस वजह से हम इसे मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं, एंड दिस इज आल्सो नोन एज इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट ये इसका टेक्निकल नाम भी है, और एक इसका बाय डेफिनेशन जो नाम है वो मैंने आपको समझा दिया कि वो किस तरह से आता है। नो, मोलैलिटी का भी अपना फॉर्मूला है। अगर मोलैलिटी के फॉर्मूले को आप यहां पे पुट करेंगे तो आप उस चीज को भी हल कर सकते हैं जिसको हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये एक तरह की जादुई प्रॉपर्टी है जो कि स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करती, नेचर पे डिपेंड नहीं करती, बट स्टिल ये आपको सॉल्यूट का मोलर मास निकाल के दे देती है कि आपका सॉल्यूट कौन सा है। मोलर मास निकालने का मतलब यह है कि आपको सॉल्यूट की नेचर बता देगी, हालांकि ये नेचर पर या उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करती। तो वो कैसे आपने निकालना है? अगर आपने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, याद करें इसको M2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मोलैलिटी का फॉर्मूला इट इज इक्वल टू दी मास ऑफ सॉल्यूट विच इज W2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विच इज M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम में बात करेंगे, वैसे तो किलोग्राम में फॉर्मूला लिखा जाता है लेकिन हम ग्राम में बात करेंगे तो ऊपर 1000 आ जाएगा। 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सारी टर्म्स हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, इसलिए मैंने यहां पे फॉर्मूला लिखकर टर्म्स को लिखने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने डायरेक्ट लिखी है। आप उस लेक्चर से इन टर्म्स को सीख लें। तो ये हमारे पास मोलैलिटी का फॉर्मूला आ चुका है, और मोलैलिटी के फॉर्मूले को आप यहां पुट करें तो डेल्टा टी बी बिकम इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाय 1000 W2 ओवर M2 W1। M2 हम निकालना चाहते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहते हैं, तो इस तरह से M2 हमारे पास आ जाएगा KB ओवर डेल्टा TB मल्टीप्लाई बाय 1000 W2 ओवर W1। तो ये वो फॉर्मूला है जो फॉर्मूला आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल के बता सकता है बाय यूजिंग द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सके होंगे और डेरिवेशन के जरिए से आप इस चीज को प्रूव कर सके होंगे कि वाकई ही ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। आपकी कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अल्लाह हाफिज।